गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे अर्धचालकों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक के बारे में पढ़ाया था। तो शुद्ध अर्धचालक नैज अर्धचालक की चालकता हमने देखी थी बहुत कम थी, क्योंकि उसमें धारा के प्रवाह के लिए उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी चालकता बहुत कम होती है। उसमें विक्षोभ के कारण कोई 10 की घात 9 परमाणुओं में से कोई एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, इसलिए उसकी चालकता नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। और एक चीज और थी उसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे थे नैज अर्धचालक में, उतने ही होल भी मुक्त हो रहे थे, कोटर भी मुक्त हो रहे थे। तो नैज अर्धचालक या जो शुद्ध अर्धचालक था उसमें होलों की संख्या, ये नंबर ऑफ होल्स हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा उसमें कि जो शुद्ध अर्धचालक है या नैज अर्धचालक, उसमें होलों की संख्या हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने उसमें कहा था दो प्रकार से धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक तो दो आवेश वाहकों के कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण और एक होल के कारण। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा अगर IE है, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और करंट ड्यू टू शिफ्टिंग और ये मूवमेंट ऑफ होल्स, कोटर। तो कोटर के कारण माना जो करंट है, धारा है, वो है IH, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बह रही है वो है माना IE। तो शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक में जो धारा बहती है वो इन दोनों के कारण बहती है। ठीक है, होल पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। ठीक है, और हमेशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होल बहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बहते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो धारा की दिशा कहां होती है? धारा की दिशा होती है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में बहेगी या होल की गति की दिशा में बहेगी। तो होल होता है धनावेश, तो जिस दिशा में धनावेश बहता है उसी दिशा में धारा बहती है। ठीक है, तो यहां पर IE, तो कुल धारा कितनी बहेगी शुद्ध अर्धचालक में? तो कुल धारा अगर I है तो कुल धारा I बराबर होता है IE प्लस IH। ये फॉर्मूला याद रखना कि किसी शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक में प्रवाहित धारा बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्लस होल के कारण धारा। और शुद्ध अर्धचालक में होलों की संख्या सदैव मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, भले ही संख्या बहुत कम होती है। ठीक है ना। अब हमने देखा कि जो शुद्ध अर्धचालक था नैज अर्धचालक, उसकी चालकता बहुत कम है, तो इसका उपयोग तकनीकी के क्षेत्रों में नहीं होता है, व्यावहारिक भी नहीं है उसका उपयोग करना। ठीक है, फायदेमंद नहीं है। अब तो अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ मिलाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में, और उन पदार्थों को कहते हैं अपद्रव्य। ठीक है, इंप्योरिटी मिलाई जाती है, अशुद्धि कुछ। ठीक है, अब कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी? तो अर्धचालक की वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए उसमें या तो त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी या पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अर्धचालक है उसकी संयोजकता कितनी है? जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता आपने 5 देखी, 4 देखी थी, क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 4 से या तो 1 कम कर दो 3, या 4 से 1 बढ़ा दो 5। तो अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अर्धचालक में बहुत कम मात्रा में या तो 3 संयोजकता वाला तत्व सूक्ष्म मात्रा में मिलाएंगे या 5 संयोजकता वाला तत्व सूक्ष्म मात्रा में मिलाएंगे। इस तरह से यहां पर अशुद्धि मिला हुआ जो अर्धचालक होता है वो 2 टाइप का आ जाता है, वो 2 टाइप का आ जाएगा। 2 टाइप का मतलब एक टाइप वो होगा जिसमें हम 5 संयोजकता वाला अशुद्धि वाला तत्व मिला रहे होंगे, उसे कहते हैं हम N टाइप अर्धचालक। और एक होगा जिसमें जब हम शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे सूक्ष्म मात्रा में, तब जो अर्धचालक नया बनेगा उसे कहेंगे P टाइप अर्धचालक। तो 1 बाय 1 एक एक करके देखिए इसको। आज हम पढ़ रहे हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अशुद्ध, इम्प्योर और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। कल का था इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, आज एक्सट्रिंजिक है। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के। पहला है एन टाइप अर्धचालक। तो अर्धचालकों में मिलाई गई अशुद्धि की संयोजकता के आधार पर अर्धचालक दो टाइप के हैं। जब अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला कोई तत्व सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है, कितनी सूक्ष्म मात्रा में? 10 की घात अगर 7 जर्मेनियम के परमाणु में, अगर हम 10 की घात 7 जर्मेनियम के परमाणु में एक परमाणु किसका मिला दें? 5 संयोजी तत्वों का, इसका या तो आर्सेनिक या एंटीमनी या फास्फोरस, क्योंकि इन तीनों की संयोजकता कितनी है? 5। इनकी संयोजकता कितनी है? 5। ठीक है, इनकी संयोजकता 5 है, अतः इन तत्वों को हम बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसमें मिलाएंगे, इनमें से कोई एक तत्व। तो जैसे माना फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी मिला रहे हैं, माना मैंने फास्फोरस मिला दिया। ठीक है, फास्फोरस का कितना है भाई? परमाणु क्रमांक 15, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, बांटिए, पहली कक्षा में 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 5। स्पष्ट हो गया, 5 इसकी संयोजकता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? कल वाला केस देखिए कि अगर हम फास्फोरस के परमाणु को इस ढंग से बना दें, ये फास्फोरस का नाभिक हो गया, 15 इसमें क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, 15 इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 30 में 15 न्यूट्रॉन। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 और ये 5। अब अगर हम ये कर दे, सबसे बाह्य कक्षा के इन इलेक्ट्रॉनों को अलग दिखाएं, तो शेष बचा जो भाग होगा वो अंदर का शेष बचा भाग में कौन आएगा? नाभिक और आंतरिक कक्षाएं। ठीक है, तो नाभिक और आंतरिक कक्षाओं पे कौन सा आवेश आ जाएगा? अगर हम बाह्यतम कक्षा के इन इलेक्ट्रॉनों को अलग दिखाएं, इनको हम अलग दिखा रहे हैं, इनको हमने अलग से दिखा दिया, 5 इलेक्ट्रॉन ये अलग दिखा दिए ऋणावेश। ठीक है, तो बाकी बचे भाग पर धनावेश आ जाएगा, क्योंकि परमाणु में से ऋणावेश अलग कर दिया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए गए, तो बाकी बचे भाग पर हमेशा धनावेश आएगा, जब ऋणावेश अलग हो जाएगा। तो ये जो इसमें जो बाकी बचा भाग है, इसमें कितना धनावेश आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन अलग हुए उन्हीं के बराबर धनावेश। तो 5 इलेक्ट्रॉन अलग हुए, तो इसमें कितना आवेश आ जाएगा बाकी बचे भाग पर? 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश। ठीक है, आप धन 5e लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर जो ये केंद्र में दिखा रखा है, ये धन 5 क्या निरूपित कर रहा है? ये धन 5 निरूपित कर रहा है उस पंच संयोजी तत्व के आंतरिक कक्षाएं और नाभिक वाले हिस्से को। ठीक है, ये आंतरिक कक्षाएं, नाभिक वाला हिस्सा। और जो अंतिम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन है वो ये हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा के, ये जैसे फास्फोरस के आंतरिक कक्षाएं नाभिक हो गया, इससे 5 धनावेश है, और इसके 5 अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये फास्फोरस क्या करता है? यदि फास्फोरस की बहुत सूक्ष्म मात्रा अर्थात 10 की घात 7 जर्मेनियम परमाणु के साथ एक परमाणु फास्फोरस का मिला, इस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, ये अनुपात ये होना चाहिए। अगर आप किलोग्राम के रूप में कह दे माना, तो 10 की घात 7 किलोग्राम अगर जर्मेनियम हो तो 1 किलोग्राम फास्फोरस, अगर हम किलोग्राम के रूप में या परमाणु के रूप में भी आप कह सकते हैं इसको, इस अनुपात में मिलाया। तो इसमें क्या हुआ? जो ये फास्फोरस था, ये यहां पर क्या करता है? पहले से क्या था? ये पहले ये शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम था, तो जर्मेनियम का यहां पर एक परमाणु यहां पर भी था, पहले नहीं था कल तक, कल हमने इसको पढ़ाया था। तो यहां पर जर्मेनियम का जो परमाणु था, फास्फोरस मिलाएंगे, फास्फोरस का परमाणु क्या करता है? जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित कर देता है।
उसको यहां से कहीं और शिफ्ट कर देगा और स्वयं ये जर्मेनियम के परमाणु के स्थान पे फास्फोरस का परमाणु हो जाता है। ठीक है, तो मिलाएगी अशुद्धि का परमाणु किसी एक जर्मेनियम के परमाणु को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आता है। अभी जो जर्मेनियम का परमाणु है इसके पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे एक जर्मेनियम का ये हो गया, एक जर्मेनियम ये हो गया, एक जर्मेनियम ये हो गया, एक जर्मेनियम ये हो गया। मैंने इसको कंप्लीट नहीं बनाया, अब बना रहा हूं इसको कंप्लीट। जैसे इस जर्मेनियम के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ऐसे इसके पास 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे इसके पास क्या जाएगा? 1 2 3 और ये 4। ऐसे यहां भी ले सकते हैं 1 2 और ऐसे ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यहां पर जो आया फास्फोरस का परमाणु, पंचसंयोजी तत्व का जो परमाणु यहां पर आता है वो अपने अगल बगल के 4 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अलग से शेष रहता है। ठीक है ना, क्यों बनाता है ये सहसंयोजक बंध? क्योंकि प्रत्येक तत्व की विशेषता ये होती है कि वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की विशेषता होती है वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये इसकी अंतिम कक्षा में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सहसंयोजक बंध बना के। ठीक है, अब ये स्थायी हो गया, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ये क्या है? ये किसी सहसंयोजक बंध में फिट नहीं होता है, ये अलग से रहता है, सहसंयोजक बंधों से बाहर रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालक के अंदर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये पंचसंयोजी तत्व ने दान दिया। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर पंचसंयोजी तत्व धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन दान देता है, इसीलिए इस मिलाए गए पंचसंयोजी तत्व को हम कहते हैं दाता तत्व, या इसके परमाणु को कहते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन अशुद्धि वाले परमाणु से प्राप्त होता है, इसलिए अशुद्धि वाला परमाणु यहाँ पे दाता परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर धारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? प्रवाहित होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन का। अभी यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालक के अंदर अनियमित रूप से गति करता है। ये किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करता। धारा का प्रवाह तब होगा जब आवेश वाहक एक निश्चित दिशा में गति करेगा। ऐसा नहीं जिगजैग में कभी यहां कभी यहां कभी यहां, ऐसा नहीं। एक निश्चित दिशा में जब आवेश का प्रवाह होता है तभी जाके धारा बहती है। ठीक है, अभी ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, अभी ये सिर्फ पूरे अर्धचालक के अंदर अनियमित गति करेगा। उसके बाद क्या होगा? अब धारा के प्रवाह के लिए क्या करते हैं? इस अशुद्धि मिले अर्धचालक को, क्या नाम है इसका? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें इस अर्धचालक में जब अशुद्धि के रूप में या अपद्रव्य के रूप में पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो यहां पर आवेश के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम एन टाइप अर्धचालक है, क्योंकि यहां आवेश के प्रवाह के लिए नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ऋणावेश मौजूद है। अब धारा के प्रवाह के लिए क्या करते हैं? इस एन टाइप अर्धचालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पे जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो था, ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। क्योंकि मैंने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होती है भाई? वैद्युत क्षेत्र कैसे अप्लाई हो जाएगा? ये सोचिए कि मैंने यहां पर एक धनावेशित प्लेट रख दी और यहां क्या रख दी? एक ऋणावेशित प्लेट रख दी। तो धन से ऋण की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर ली गई है।
तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये हमेशा धन प्लेट की ओर आकर्षित होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसकी विपरीत दिशा में धारा बहेगी। तो यहां पर धारा किस दिशा में बहेगी? इस दिशा में, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो यहां पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धारा बहती है और यह धारा कहलाती है इलेक्ट्रॉन धारा। इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली धारा इलेक्ट्रॉन धारा, होल के कारण बहने वाली धारा होल धारा कहलाती है, होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक होगी ना? अब यहां पर आपको यह लग रहा है कि यहां पर धारा एन टाइप अर्धचालक में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है। ठीक है, दिख रहा है ना यहां पे? तो यहां पर धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है। ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुख्य आवेशवाहक। ठीक है, ये मुख्य आवेशवाहक है। इसमें मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर मुख्य धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। फिर भी क्या होता है? क्या यहां होल नहीं है? यहां भी होल है। क्या होता है? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, तापमान बढ़ने के कारण इस जो ये अर्धचालक है एन टाइप अर्धचालक, इसमें भी बहुत कम संख्या में कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जैसे शुद्ध अर्धचालक में टूटे थे। उससे क्या होता है? सहसंयोजक बंध टूट जाने से ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या तापमान बढ़ने के कारण या ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उनके टूटने से वहां पुनः क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। जैसे माना ये वाला सहसंयोजक बंध टूट गया सपोज, या ये वाला टूट गया, जैसे ये था, ये तो किसी के साथ कर रहा होगा, सहसंयोजक बंध बना रहा होगा। माना तापमान बढ़ने के कारण रूम टेम्परेचर पे तापमान इतना बढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से बाहर आ गया। इसकी इतनी ऊर्जा हो गई कि इसने सहसंयोजक बंध को तोड़ा और ये बाहर आ गया। 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा हो गई और उतनी ऊर्जा पाकर ये सहसंयोजक बंध को तोड़ के बाहर आ गया। तब ये भी क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और तब यहां पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब सहसंयोजक बंध से बाहर आ जाता है तो ये अपने स्थान पे रिक्ति छोड़ देता है। इस रिक्ति को हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। ठीक है ना? ये कोटर हो गया पहले। अब भले ही संख्या में बहुत कम होते हैं कोटर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पैदा हुआ उसमें विक्षोभ के कारण ये संख्या में बहुत कम होते हैं। इस कारण यहां पर बहुत कम धारा इस मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस कोटर के कारण भी बहती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मुख्य आवेशवाहक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन ये था ही पहले से, और यहां भी तो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है उसमें विक्षोभ के कारण, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा संख्या में पैदा हो जाएंगे। तो हमेशा कभी क्वेश्चन आता है इसमें कि एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और होल यहां पर क्या है? गौण आवेशवाहक। मुख्य का उल्टा होता है गौण, जो कम संख्या में है। तो होल यहां पर क्या है? गौण आवेशवाहक। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? मुख्य आवेशवाहक। ये याद रखना, एन टाइप में नाम से पता चल जाएगा, एन फॉर नेगेटिव। तो नेगेटिव टाइप जो अर्धचालक होगा उसमें मुख्य आवेशवाहक कौन होगा? नेगेटिव चार्ज वाला, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो अपोजिट चार्ज यानी होल, उस पर वो गौण आवेशवाहक हो गया। ठीक हो गया ना? तो यहां पर मुख्य धारा इलेक्ट्रॉन के कारण और बहुत अल्प धारा होल के कारण ही बहती है, बहुत अल्प धारा। ठीक है, अब देखिए इसमें पी टाइप अर्धचालक। हाँ, इसमें यहां पे होल और इलेक्ट्रॉनों का अनुपात क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में किसमें? एन टाइप में। इस एन टाइप में होल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनका अनुपात होता है किसका? इलेक्ट्रॉन और होल का अनुपात कितना होता है? तो 10,000:1 के करीब। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, पर लगभग 10,000:1 का अनुपात जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल का पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। दूसरा अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत फेरबदल करेंगे इस चित्र में हम। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, जब किसी अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी फॉर पॉजिटिव। तो देखिए त्रिसंयोजी तत्व कौन है?
त्रिसंयोजी तत्व की सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि बनाई जाती है। तो त्रिसंयोजी तत्व हो गया एल्युमिनियम, गैलियम हो गया, ठीक है, और इंडियम हो गया, और बोरोन हो गया, एल्युमिनियम, इंडियम, ठीक है, गैलियम और बोरोन, ठीक हो गया ना। तो मैं यहां पर एल्युमिनियम का एग्जांपल दे रहा हूं। एल्युमिनियम की संयुक्ता होती है 13, सॉरी एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे, ये निकल गए बाहर, ठीक है, और तो बाकी बचा हुआ जो भाग होगा परमाणु में कौन सा होगा? आंतरिक कक्षाएं और नाभिक, ठीक है। तो बचे हुए आंतरिक कक्षाएं नाभिक पर कितना आवेश आ जाएगा? धन 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एल्युमिनियम की सूक्ष्म मात्रा किस अनुपात में? 10⁹ परमाणु जर्मेनियम के और 1 परमाणु किसका? एल्युमिनियम का जब आपस में मिलाए जाते हैं तो इसमें एल्युमिनियम जर्मेनियम क्रिस्टल में से केंद्र वाले किसी जर्मेनियम को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आता है, ठीक है। और यहां पर ये दिखाया गया है +3 क्या है? ये एल्युमिनियम के आंतरिक कक्षाएं और नाभिक का धनावेश है, ठीक है। बाकी जो अंतिम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये अंतिम कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम क्या करता है? ये अपने पड़ोसी 3 जर्मेनियम परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर देता है। इस प्रकार से यहां पर 3 एकल सहसंयोजक बंध बन जाते हैं एल्युमिनियम के। फिर भी इसके पास अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, ठीक है। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी यहां पर रह जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ये क्षेत्र क्या कहलाता है? होल कहलाता है। ये क्या है? होल। ये होल पैदा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण यहां पर अगल बगल का कोई जो सहसंयोजक बंध होगा, जब ये कंपन गति करते हुए इसके नजदीक आएगा तो ये होल क्या करता है? किसी बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन ये है, ये इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और होल जो है उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। होल हमेशा शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, ठीक है। ये होल इसके स्थान पर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, इस होल पे धनावेश, तो ये धनावेशित होल क्या करेगा? अपने किसी बगल वाले सहसंयोजक बंध में से किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा। पर किसके इलेक्ट्रॉन को? जर्मेनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन को। इसने जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और तब ये यहां जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? तब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है, और ये होल यहां पैदा हो गया, तब ये होल ही आ गया, ठीक। फिर ये होल क्या करेगा? फिर किसी अन्य सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, फिर उस अगले सहसंयोजक बंध में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से होल एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगातार शिफ्टिंग करता रहता है और ये होल लगातार अनियमित रूप से शिफ्ट होता रहता है पूरे अर्धचालक के अंदर। जब यहां पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर ये होल बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, होल बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये होल जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं, जिस कारण से यहाँ पे होल के कारण एक धारा बहती है जिसे हम होल धारा कहते हैं, ठीक है, कोटर धारा। यहां पर मुख्य आवेश वाहक कौन है? कोटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्योंकि यहां पर मिलाई गई अशुद्धि या अपद्रव्य जो परमाणु है, इसके कारण यहां पर धारा के प्रवाह के लिए होल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये होल क्या करता है? अन्य जर्मेनियम के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला क्षेत्र पैदा हो रहा है, यानी होल पैदा हो रहा है। तो मिलाई गई अशुद्धि यहां पर होल को
दान दे रही है, इसलिए इसका नाम है पी टाइप अर्धचालक। क्योंकि पी टाइप अर्धचालक कहने का कारण यह है क्योंकि यहाँ धारा के प्रवाह के लिए होल हैं, होलों के कारण धारा बहती है, होलों होता है धनावेश, तो धारा का प्रवाह धनावेश के कारण हो रहा है, इसलिए इसका नाम है पी टाइप अर्धचालक। और मिलाई गई अशुद्धि का परमाणु यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी वाला क्षेत्र पैदा कर रहा है, होल पैदा कर रहा है, ठीक है। इसलिए और ये होल क्या करता है, जो यहाँ पर आता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अन्य जर्मेनियम के परमाणुओं से। इसलिए मिलाई गई अशुद्धि के परमाणु को यहाँ पर ग्राही परमाणु कहते हैं। ग्राही माने जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर होल पैदा होता है ना, थोड़ी देर के लिए होल यहाँ पर पैदा होता है, ये बना रहा हूं मैं, और यहाँ पर क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होल क्या करता है, अन्य जगह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए मिलाई गई अशुद्धि के परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्राही परमाणु, ठीक हो गया। और यहां पर बहुत कम संख्या में यहां भी क्या होता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण यहां पर भी क्या होता है, कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उनसे यहां पर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म यहां भी पैदा होते हैं, ठीक है ना। तापमान बढ़ने के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन यहां सहसंयोजक बंध से बाहर आ गया तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगा, यहां से बाहर आ गया तो यहां पर कोटर पैदा हो गया, ठीक है ना। यहां पर था पहले इलेक्ट्रॉन, उसमें विक्षोभ के कारण क्या हुआ, इसकी ऊर्जा इतनी हुई कि ये बाहर आ गया यहां से सहसंयोजक बंध को तोड़ के, और यहां पर होल पैदा हो गया। तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर उसमें विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म भी पैदा हो जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेशों के धारा के प्रवाह के लिए यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक कौन होंगे, होल, होल, क्योंकि ज्यादा है, कुछ होल ये पैदा हुए, कुछ यहाँ उसमें विक्षोभ के कारण पैदा हुए, तो मुख्य आवेश वाहक यहाँ पर होल या कोटर हैं। और बहुत कम धारा इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें विक्षोभ के कारण पैदा हुआ, तो इनकी संख्या बहुत कम रहती है। इसलिए यहां पर गौण आवेश वाहक कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा बहती है कोटर के कारण और गौण धारा बहती है इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक हो गया। और इनका अनुपात भी क्या होगा, कोटर और इलेक्ट्रॉनों का अनुपात होता है 10,000 अनुपात 1, यानी 10,000 अगर कोटर पैदा होगी है तो 1 इलेक्ट्रॉन पैदा होगा, किसमें, पी टाइप अर्धचालक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अशुद्धि मिलाने पे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक यहां पर पैदा हुए, और जब एन टाइप पी टाइप अर्धचालक हमने प्राप्त कर लिए तो इन एन टाइप पी टाइप अर्धचालक की जो वैद्युत चालकता होती है वो शुद्ध अर्धचालक से कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो 10⁵ गुना काफी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। तो यहां पर आज हमने अर्धचालक कंप्लीट कर दिया है। अब आप इसको घर में देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। थैंक यू।